शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोग कंसेप्ट करने के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और एनसीईआरटी 1.1 का अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कशन कर चुके हैं, सबका अच्छे से सॉल्यूशन देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। आज हम लोग उसी के ठीक आगे 10th क्वेश्चन से अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और वहीं से आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम लोग उनको आज करेंगे। तो आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, जानदार होने वाला है, क्योंकि आज के जो सवाल हैं वो कुछ अच्छे लेवल के हैं। तो इसीलिए आप लोग एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से सबका सॉल्यूशन देखिएगा और फिर कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो थम्स अप करिएगा सब लोग। हमको आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें सभी बच्चों तक, जिससे सब लोग आके इतने अच्छे सवालों के सॉल्यूशंस को अच्छे से पूरे तल्लीनता के साथ अच्छे से सब लोग समझ सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ओवरऑल जो 10वां क्वेश्चन है प्रश्नावली का, उसमें कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। ऐसे रिलेशन का हमें क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। इसके अंतर्गत हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। पहला कह रहा है कि हमें ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, यानी सममित हो, स्वतुल्य हो लेकिन संक्रामक ना हो। दूसरे में कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जिसमें जो दिया गया संबंध वह संक्रामक हो लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव हो यानी स्वतुल्य और न ही क्या हो, सममित हो यानी सिमेट्रिक हो। तीसरे वाले में कह रहा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, अर्थात स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। चौथे वाले में कह रहा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, अर्थात स्वतुल्य और संक्रामक होना चाहिए लेकिन सममित नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट वाले में कह रहा है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, अर्थात सममित और संक्रामक होना चाहिए लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को अपने से इन जो भी कंडीशंस दी गई है उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला क्या चाहिए, कोई रिलेशन चाहिए जो इन सभी को बारी बारी से क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हम लोग बारी बारी से एक एक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले का सॉल्यूशन देखते हैं जिसमें हमें सिमेट्रिक दिखाना है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक सेट ले रहे हैं ए बराबर, जिसके एलिमेंट हैं मान लेते हैं 4 है, 5 है और 6 है। एक हमारे पास सेट हम लोग ले रहे हैं ए बराबर, जिसके एलिमेंट क्या है 4, 5 और 6, और इसके ऊपर हम एक रिलेशन बना रहे हैं। क्योंकि बाइनरी है तो ए टू ए बना रहे हैं, जिसमें नियम क्या है, नियम नहीं, हम डायरेक्टली एक रिलेशन ले रहे हैं। रिलेशन हमारे पास मान लेते हैं 4, 5 और 5, 4, 5 और 5, 4। तो सेट ए है जिसके एलिमेंट 4, 5, 6 हैं। ए टू ए हम लोग रिलेशन बना रहे हैं और रिलेशन हमारे पास है किस प्रकार से, उसके अंतर्गत ऑर्डर्ड पेयर हम लोग ले रहे हैं 4, 5 और 5, 4। अब हम लोग इसको देखते हैं इस नियम की पुष्टि कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव इस पर चेक करें तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सेट में 4, 5 और 6 3 एलिमेंट दिए गए हैं। रिफ्लेक्सिव कब होंगे, जब 4, 4, 5, 5, 6, 6 दिखेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसमें ना तो 4, 4 है, ना 5, 5 है, ना 6, 6 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग, चूँकि सिंस ऑल ऑफ 4, 4, 5, 5, 6, 6 डजन बिलोंग्स टू आर, इसलिए दिया गया संबंध आर क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर हमारे पास दो अवयव ए और बी इस प्रकार हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए भी रिलेशन में हो, इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी रिलेशन में हो, तो हमारा दिया गया रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर 4, 5 आर से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट इसका जो रिफ्लेक्शन है 5, 4 वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, यानी ऑर्डर्ड पेयर 4, 5 भी रिलेशन में पाया जाता है और इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर 5, 4 भी रिलेशन में पाया जाता है। तो हम लोग लिख देंगे चूँकि 4, 5 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट 5, 4 बिलोंग्स टू आर, इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, सममित है, क्योंकि सममित की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3 एलिमेंट ए बी सी हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में पाया जा रहा है तथा ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर में पाया जा रहा है, तो इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी पाया जाना चाहिए। यानी पहला दूसरा अवयव आर नियम द्वारा संबंधित है तथा दूसरा तीसरा आर नियम द्वारा संबंधित है, इंप्लाइज दैट पहला तीसरा भी संबंधित होना चाहिए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं 4, 5
आर नियम को फॉलो कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर 4,5 आर में पाया जा रहा है तथा 5,4 भी आर में पाया जा रहा है, तो इम्प्लाइज दैट पहला तीसरा भी पाया जाना चाहिए। पहला तीसरा क्या हो जाएगा 4,4, लेकिन हम लोग देख रहे हैं 4,4 रिलेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। ए कामा बी और बी कामा सी के रूप में मान लेते हैं, दो एलिमेंट यहाँ बराबर हैं। हम आपको बताए थे जब हम लोग ट्रांजिटिव की कंडीशन लेते हैं तो दो एलिमेंट ऐसा हो सकता है कि बराबर हो जाएं। अगर तीनों डिस्टिंक्ट हैं तो सबसे बेस्ट टाइप का है, लेकिन अगर दो बराबर हो भी जा रहे हैं फिर भी हम लोग उसको संक्रमक की कंडीशन में अप्लाई करवा सकते हैं। तो 4,5 रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है और 5,4 रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4,4 रिलेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये अपने आप में ये जो रिलेशन है वो अपने आप में क्या नहीं है, संक्रमक नहीं है। अगर 4,4 होता तो संक्रमक हो जाता है, लेकिन 4,4 नहीं अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग इसको संक्रमक नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पे सेट ए के ऊपर रिलेशन बनाए वह दी गई कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फॉलो क्या होना चाहिए कि हमारा दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ट्रांजिटिव होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक तो है, क्योंकि 4,5 और 5,4 दोनों एक साथ हमें रिलेशन में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि कोई भी अवयव स्वयं से संबंधित नहीं आर नियम द्वारा, और ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि पहला दूसरा दूसरा तीसरा तो है लेकिन पहला तीसरा नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग पहला प्रूव कर दिए कि ये जो दिया गया रिलेशन है जिसको हम लोग सेट ए के ऊपर बनाए हैं वह सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे चलते हैं। ए वाला पार्ट देखने के बाद अब हम लोग बी वाले पार्ट पे चर्चा करते हैं और हम लोग देखते हैं बी वाला पार्ट हमारा क्या है। बी वाला पार्ट है ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं बी वाले का सॉल्यूशन। बी वाले में कह रहा है ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं कोई सेट ए है, कोई सेट ए है कोई सेट ए है, मान लेते हैं व्यापक रूप में एक रिलेशन आर ले रहे हैं जो सेट आर से सेट आर पर बनाया गया है, यानी एक रिलेशन आर है जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर बनाया गया है। और व्यापक रूप में कैसे परिभाषित किया गया है, आर बराबर ए कामा बी सच दैट, आर बराबर ए कामा बी सच दैट एज लेस देन बी, एज लेस देन बी, एज लेस देन बी, जहां ऑल ऑफ ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट आर। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा रिलेशन आर लिए हैं जो सेट आर से सेट आर पे परिभाषित है, और किस नियम द्वारा परिभाषित है, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट एज लेस देन बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वही रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ए बी आएगा जिसमें ए वाला जो एलिमेंट है वह बी वाले एलिमेंट से क्या हो, छोटा हो। तो हम लोग अगर इस पर रिफ्लेक्सिव के लिए देखें, रिफ्लेक्सिव की चर्चा करें, तो हम लोग जानते हैं कोई भी वास्तविक संख्या ली जाएगी, कोई भी वास्तविक संख्या जो रियल नंबर का सेट है उसमें से हम लोग व्यापक रूप में कोई भी रियल नंबर लेंगे वह कभी भी स्वयं से छोटी नहीं हो सकती है, इसीलिए यह आर नियम को फॉलो नहीं करती, अर्थात यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। हम लोग लिखेंगे सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक इस मान ले जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है के लिए ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए डजन बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए डजंट लेस देन ए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए नियम आर से संबंधित नहीं हो सकता क्योंकि अवयव ए से छोटा नहीं हो सकता, लिखेंगे इसलिए दिया गया संबंध आर जो है वह स्वतुल्य नहीं है, अर्थात रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की। किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक की। अगर इस नियम द्वारा सिमेट्रिक की बात किया जाए और दो अवयव ले लिए जाए तो हम लोग लिखेंगे माना कोई दो अवयव ए बी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एज लेस देन बी। अगर हम कोई दो अवयव सेट रियल नंबर से ले रहे हैं इस प्रकार की ए का मान बी से क्या हो, छोटा हो, तो उसी कंडीशन में इम्प्लाइज दैट कभी भी बी कॉमा ए आर से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ए छोटा और बी बड़ा है तो कभी भी बी छोटा ए से नहीं हो सकता, यानी बी डजंट लेस देन ए। तो इस प्रकार से ए कॉमा बी तो आर में पाया जा रहा है क्योंकि ए बी से छोटा है, लेकिन इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि उसी कंडीशन में बी ए से छोटा नहीं हो सकता। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए दिया गया संबंध आर जो है
वह हमारा सिमेट्रिक नहीं है, अर्थात सममित नहीं है। आप यूजुअली किन्हीं भी दो रियल नंबर को अगर इस प्रकार लेते हैं कि पहला रियल नंबर दूसरे से छोटा है, तो क्या बताइए उसी कंडीशन में दूसरा भी पहले से छोटा हो जाएगा? नहीं, दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा हो जाएगा। जबकि कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब बी कॉमा ए भी आर से सेटिस्फाई करे, यानी बी भी ए से छोटा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए यह दिया गया संबंध सममित नहीं है। अब हम लोग ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की यानी संक्रामक की बात करते हैं। जब हम लोग संक्रामक की बात करेंगे तो हमें 3 अवयव की आवश्यकता होगी, तो हम लोग लिखेंगे माना कोई 3 अवयव ए बी तथा सी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन बी, तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी इज लेस देन सी। यानी अगर हम कोई 3 वास्तविक संख्याएं सेट आर से इस प्रकार लें कि पहली वास्तविक संख्या दूसरे से छोटी हो तथा दूसरी वास्तविक संख्या तीसरे से छोटी हो, तो इम्प्लाइज दैट, ये डेफिनेट सी बात है कि पहली वाली तीसरे से क्या होगी? छोटी। पहली वास्तविक संख्या दूसरे से छोटी तथा दूसरी वास्तविक संख्या तीसरे से छोटी, तो इम्प्लाइज दैट पहली भी तीसरे से क्या होगी? छोटी होगी। तो हम लोग लिख देंगे इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन सी। तो तीनों बातें एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए हम लोग कह देंगे दिया गया संबंध आर क्या है? संक्रामक है, अर्थात ट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार जो कंडीशन कर रहा था रिलेशन देने का, हम उसको सेटिस्फाई करा दिए कि दिया गया रिलेशन जो है वह रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिया गया रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन दिया गया रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार ये हमारा इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। हम लोग आगे चलते हैं, इस बार हमें कह रहा है सी वाले पार्ट में हमसे कह रहा है एक ऐसा रिलेशन बताना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। क्या क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो हम लोग एक सेट ले लेते हैं ए, जिसका एलिमेंट है 4, 6, 8, और यह है बाइनरी। आर जो है ए से ए पे बनाया गया है, और हमें आर जो है वह किस रूप में प्राप्त हो रहा है? 4,4, 6,6, 8,8, 4,6, 6,4, और हमारे पास है 6,8, 8,6। तो इस प्रकार हम लोग इसके ऊपर एक रिलेशन बना लिए। तो इस सेट ए के ऊपर बनाया गया जो रिलेशन है, इस वाली कंडीशन को देखते हैं हम लोग फॉलो कर रहा है, ये इसी का आंसर होगा। और हम लोग देखते हैं कैसे होगा। हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, और फिर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? ट्रांजिटिव। ये सब लोग ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें और हमारा एलिमेंट है 4, 6 और 8, तो इसमें रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब हमारे पास 4,4, 6,6 और 8,8 सब रहे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सिंस all of 4,4, 6,6, 8,8 belongs to R, क्योंकि इस एलिमेंट के इस सेट में जितने एलिमेंट दिए गए हैं वह सभी आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित हैं, इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। इस बात की हम लोग पुष्टि कर लिए। अब सिमेट्रिक का देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 4,6 है तो 6,4 भी है, 6,8 है तो 8,6 भी है। तो हम लोग देख रहे हैं सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इन सब का स्वयं का रिफ्लेक्शन स्वयं में मौजूद है। कोई एक दिखा दे रहे हैं, चूँकि 4,6 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 6,4 बिलोंग्स टू आर लिख देंगे। इसीलिए दिया गया संबंध आर क्या है? सममित है। दिया गया संबंध आर क्या है? सममित है। इस बात की भी पुष्टि हो गई। ट्रांजिटिव देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर 4,6 बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर 6,8 बिलोंग्स टू आर, लेकिन इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर 4,8 यानी 4,8 डजन बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तथा बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट ए सी आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं दिया गया संबंध आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस प्रकार हमारी पुष्टि हो गई कि यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको सी पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सी पार्ट को अच्छे से समझने के बाद, ए बी और सी समझने के बाद अब हम लोग आ गए डी पार्ट के ऊपर। और हमारा डी पार्ट क्या कहता है, सब लोग उसको देखें ध्यान से। डी का सॉल्यूशन देखें। इसमें हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दिखाना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए।
तो हम एक रिलेशन ले रहे हैं जो सेट आर से सेट आर पर बनाया गया है और रिलेशन व्यापक रूप में है कैसा, आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए क्यूब ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी क्यूब, जहाँ ऑल ऑफ ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम लोग रियल नंबर के सेट पर एक ऐसा रिलेशन बनाए हैं व्यापक रूप में जिसमें ए कामा बी तब रिलेट करेंगे रिलेशन से जब ए क्यूब ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी क्यूब के। जब भी हम इनइक्वलिटी इस तरह से दिखाते हैं तो एक बार में कोई एक ही इनइक्वलिटी सही होनी चाहिए, कोई एक इनइक्वलिटी सही होनी चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि एक बार में केवल एक ही सही हो सकती है, या तो बड़ी होगी या तो क्या होगी, बराबर। तो दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम लोग उस नियम को वेरीफाई मानते हैं। अगर दोनों एक साथ नहीं फॉलो हो रही है तभी हम कह सकते हैं कि वह नियम वेरीफाई नहीं हो रहा है। तब अगर हम लोग इस वाले रिलेशन को जो कि सेट आर के ऊपर बनाया गया देखें तो इस नियम की पुष्टि हो रही है कैसे। अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो कोई भी रियल नंबर हम लोग अगर व्यापक रूप में ले लेंगे, माना व्यापक रूप में कोई अवयव ए बिलोंग्स टू आर है तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए जो है वो आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए का क्यूब ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए। तो ए क्यूब से बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन ए क्यूब के बराबर अवश्य हो जाएगा। तो एक बात क्या हो गई, सही हो गई। हम लोग कहेंगे इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक बात सही होनी चाहिए। तो बड़ा तो नहीं हो सकता ए क्यूब से, लेकिन ए क्यूब के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। इसका मतलब आर नियम को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए दिया गया रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग सिमेट्रिक की बात करें तो हम कोई दो अवयव लेंगे ए और बी, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए क्यूब ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी क्यूब। हम कोई दो अवयव रियल नंबर के सेट से ए और बी इस प्रकार लिए हैं जो ए कामा बी आर नियम को वेरीफाई कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी आर रिलेशन में पाया जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग ए का क्यूब कर रहे हैं तो वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी क्यूब के प्राप्त हो रहा है। अगर ए क्यूब का मान या तो बी क्यूब के बराबर या बी क्यूब से बड़ा हो, हम लोग ग्रेटर की कंडीशन लेके चल रहे हैं। अगर दोनों डिस्टिंक्ट हैं और ऐसा हो रहा है तो उसी कंडीशन में इम्प्लाइज दैट बी कामा ए आर नियम को वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि बी क्यूब उस कंडीशन में कभी भी न तो ए क्यूब के बराबर हो सकता है और न ही उससे बड़ा हो सकता है। हम नॉर्मली एग्जाम्पल भी ऐसे ले सकते हैं। अगर हम लोग ए बराबर ले लेते हैं 2 और हम लोग बी बराबर ले लेते हैं 1, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी आर को वेरीफाई करेगा। क्यों? क्योंकि 2 का जो क्यूब होगा अर्थात 2 का जो घन होगा वह 1 के घन से बड़ा होगा, क्योंकि 8 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन इसी कंडीशन में जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर चेंज करेंगे, बी कामा ए करेंगे, तो आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अब 1 2 हो जाएगा। और 1 2 में 1 का क्यूब न तो बड़ा है और न ही क्या है, बराबर है। किससे? 2 के क्यूब से, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए कामा बी इस नियम के द्वारा आर से संबंधित है, लेकिन जो बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर है वह इससे इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यही बात व्यापक रूप पे भी अप्लाई होगी। इसीलिए हम लोग कह देंगे दिया गया संबंध आर जो है वह सिमेट्रिक नहीं है। फिर सब लोग समझ लें, हम लोग कोई दो अवयव ए और बी जो आर में पाया जा रहा है इस प्रकार लिए कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा था, क्योंकि ए क्यूब का मान बी क्यूब के मान से क्या हो, बड़ा हो। और तब उसी कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जब ए क्यूब बी क्यूब के बड़ा हो जाएगा तो बी क्यूब उस कंडीशन में कभी भी ए क्यूब से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात डजंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो आर संबंध है वह सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम लोग ट्रांजिटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव की। अगर हम लोग 3 अवयव ए बी और सी आर से इस प्रकार ले लें, माना कोई 3 अवयव ए बी और सी आर से हम लोग इस प्रकार ले लें कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए क्यूब ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी क्यूब है, तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि बी क्यूब ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी क्यूब है। अगर पहला अवयव का क्यूब दूसरे अवयव के क्यूब से बड़ा है तथा दूसरे अवयव का क्यूब तीसरे अवयव के क्यूब से बड़ा है, तो डेफिनेट सी बात है पहले का क्यूब तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए कॉमा सी भी जो है वह आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में ए क्यूब ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, सी क्यूब।
आप लोग इस बात से भ्रमित मत होइएगा कि उसके साथ इक्वल टू भी लगा है। जब हम लोग डिस्टिंक्ट लेते हैं तो दोनों में से कोई एक बात वेरीफाई करना चाहिए, तो हम ग्रेटर देन का केस लेके मान लेते हैं चल रहे हैं। तो ए क्यूब अगर बी क्यूब से बड़ा है तथा बी क्यूब सी क्यूब से बड़ा है तो इम्प्लाइज दैट डेफिनेटली ए क्यूब सी क्यूब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा दिया गया संबंध है वह क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग वेरीफाई कर दिए कि यह दिया गया संबंध रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको चारों पार्ट अभी तक समझ में आ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 पार्ट को समझने के बाद अब हम लोग लास्ट वाले पार्ट पे बात करते हैं और लास्ट वाला पार्ट हम लोग देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। लास्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लेते हैं एक सेट ले लेते हैं ए, जिसका एलिमेंट है 5, 6 और ये जो रिलेशन है वह बाइनरी अर्थात इसे ए पे बनाया गया है। और आर के अंतर्गत ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं, 5, 6 है और 6, 5 है। कौन कौन सा है, 5, 6 है और कौन सा है, 6, 5 है। और इसी प्रकार हम लोग ले रहे हैं यह हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है। और हम लोग ले रहे हैं 5, 5। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। 5, 6 है, 6, 5 और 5 है। अब ये जो दिया गया रिलेशन है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है, रिफ्लेक्सिव तब होगा जब हमें 5, 5 और 6, 6 दोनों दिखाई देंगे। तो हम लोग लिख देंगे सिंस 6, 6 डजन बिलोंग्स टू आर, इसलिए दिया गया संबंध आर क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव कब होता है, अगर 5, 5 तो है लेकिन 6, 6 नहीं है, दोनों रहेगा एक साथ, क्योंकि दिए गए सेट में केवल 2 ही एलिमेंट हैं और दोनों अवयव अगर आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होंगे और आर में पाए जाएंगे तभी रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन 6, 6 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम लोग जानते हैं अगर 2 एलिमेंट इस प्रकार हैं ए और बी की ऑर्डर्ड पेयर ए बी भी है, इम्प्लाइज दैट बी ए भी है, तो वह सिमेट्रिक हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं सिंस ordered pair 5, 6 belongs to R implies that ordered pair 6, 5 also belongs to R, इसलिए दिया गया संबंध R क्या है, सममित है अर्थात सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक है। अब हम लोग ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 5, 6 है दिए गए रिलेशन में, 5, 6 बिलोंग्स टू आर एंड तथा 6, 5 बिलोंग्स टू आर implies that पहला तीसरा 5, 5 also belongs to R। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 5, 6 रिलेशन में पाया जा रहा है और 6, 5 पाया जा रहा है, implies that 5, 5 भी पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ए बी बी सी ए सी सब पाए जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग इस दिए गए संबंध को अतः क्या कह सकते हैं, संक्रामक कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो यह दिया गया रिलेशन है वह सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर, ये जो 10th वाला क्वेश्चन है जिसमें 5 पार्ट थे, हम लोग अच्छे प्रकार से एक एक क्वेश्चन समझ गए और हमारा जो अलग अलग कंडीशंस में रिलेशन लिया गया वह सभी नियमों को वेरीफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको पक्का ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, जिससे हमें श्योरिटी हो जाएगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सब लोग इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लेंगे। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10th है वह कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, हमारा समुच्चय कौन सा दिया गया है, बिंदुओं का समुच्चय अर्थात सेट्स ऑफ पॉइंट, और कहाँ, ऑन प्लेन। किसी समतल पर बिंदुओं के समुच्चय पर एक संबंध बनाया गया है R, जिसमें कह रहा है ऑर्डर्ड पेयर P, Q, ऑर्डर्ड पेयर P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है।
बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, समान है। तो हमें दिखाना है कि यह दिया गया संबंध R क्या है, तुल्यता संबंध है, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है फिर आगे, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0, बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, P से होकर जाने वाले, P से होकर जाने वाले, P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, निरूपित करता है जिसका केंद्र ओरिजिन है, अर्थात मूल बिंदु है। तो हम लोग देखते हैं इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब लोग ध्यान से देखें। इसमें दो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी समतल पर बिंदुओं के समुच्चय के ऊपर एक रिलेशन R बनाया गया है जिसमें है R बराबर ऑर्डर्ड पेयर P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, समान है। तो R एक क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और फिर दिखाना है अगर P इज नॉट इक्वल टू 0,0 है तो इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय जो है P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जिसका केंद्र ओरिजिन पे अर्थात मूल बिंदु पे है। हम लोग समझते हैं इसको बारी बारी से, सब लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग तुल्यता की बात करते हैं। तुल्यता के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो रिलेशन दिया गया है सेट ऑफ पॉइंट्स के ऊपर जो प्लेन पे स्थित है, सेट ऑफ पॉइंट्स, उसके लिए जो रिलेशन दिया गया है वो इक्विवेलेंस कब होगा, जब यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों स्थितियों को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा रिलेशन है वह किससे किस पे बनाया गया है, सेट ऑफ पॉइंट से, सेट ऑफ पॉइंट के ऊपर बनाया गया है, बिंदुओं के समुच्चय से बिंदुओं के समुच्चय पर बनाया गया है। और रिलेशन दिया कैसे है, R बराबर ऑर्डर्ड पेयर P, Q सच दैट बिंदु P की ओरिजिन से दूरी, वो मतलब ओरिजिन समझ जाइएगा, बिंदु P की O से दूरी बिंदु Q की O से दूरी के समान है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में P और Q जो दिए गए हैं वह पॉइंट दिए गए हैं, तो हमें स्वतुल्य के लिए एक अवयव की अर्थात एक पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग लिख देंगे माना कोई स्वेच्छ अवयव P बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन प्लेन, यानी एक अवयव हम ले लिए स्वेच्छ अवयव P जो समतल पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय से लिया गया है। तब हम लोगों का ऑर्डर्ड पेयर P, P बनेगा और यह R से बिलोंग करेगा क्योंकि P की O से दूरी अर्थात ओरिजिन से दूरी O की P से दूरी के समान है, अर्थात P की जो O से दूरी होगी उसी को हम लोग O की P से दूरी कह सकते हैं, यानी P की O से दूरी जो होगी वह स्वयं के क्या होगी, समान होगी। तो इसका मतलब जो P, P है वह R नियम को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट OP बराबर क्या होगा, PO कह लो चाहे OP कह लो, O पॉइंट की P से दूरी या P पॉइंट की O से दूरी दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं, इसलिए जो संबंध R है वह क्या है, स्वतुल्य है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं दिया गया संबंध R क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि जो भी पॉइंट हम लोग लेंगे, पॉइंट्स आप जो सेट ऑफ पॉइंट दिया गया है वहाँ पे किसी भी बिंदु की ओरिजिन से दूरी हमेशा स्वयं के क्या होगी, समान होगी, इसलिए यह दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, सममित की। सममित के लिए हमें दो अवयव चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे माना कोई दो स्वेच्छ अवयव P, Q बिलोंग्स टू गिवन सेट इस प्रकार है। कोई दो अवयव P और Q जो दिया गया बिंदुओं का समुच्चय है उससे इस प्रकार संबंधित है कि ऑर्डर्ड पेयर P, Q बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि इम्प्लाइज दैट P की ओरिजिन से दूरी
क्योंकि ओरिजिन से दूरी के समान है। यहाँ ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, समान है। अगर बिंदु P की O से दूरी बिंदु Q की O से दूरी के समान होगी तो इसी कंडीशन में इम्प्लाइज दैट Q कामा P भी ऑर्डर्ड पेयर R से बिलोंग करेगा, क्योंकि बस स्थितियां बदल जाएंगी लेकिन कंडीशन तो वही रहेगी। बिंदु Q की O से दूरी बिंदु P की O से दूरी के समान है। तो इस प्रकार ऑर्डर्ड पेयर P कॉमा Q भी R से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ओरिजिन से P और Q की दूरियां समान हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर QP भी R से बिलोंग करेगा, क्योंकि Q की ओरिजिन से दूरी और फिर P की ओरिजिन से दूरी भी आपस में क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो इसलिए दिया गया संबंध R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग देख लिए यह स्वतुल्य भी होगा और क्या होगा, सममित भी होगा। अब हम लोग तीसरी कंडीशन और देख लेते हैं। स्वतुल्य और सममित के बाद किसको देख लेते हैं, संक्रमक। तो अब हम लोग लिख देंगे संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए हम लोगों को कितने अवयव की आवश्यकता होती है, 3। तो हम लोग लिख देंगे माना कोई 3 स्वेच्छ अवयव PQ तथा R बिलोंग्स टू गिवन सेट। कोई 3 अवयव, 3 स्वेच्छ अवयव, यहाँ 3 स्वेच्छ अवयव 3 बिंदु के रूप में PQR बिलोंग कर रहे हैं गिवन सेट से, और इस प्रकार हैं कि ऑर्डर्ड पेयर P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि P की O से दूरी Q की O से दूरी के समान है, तथा ऑर्डर्ड पेयर Q कामा R आल्सो बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि Q की O से दूरी बिंदु R की O से दूरी के समान है। यानी पहले बिंदु की ओरिजिन से दूरी दूसरे बिंदु की ओरिजिन से दूरी के समान है, तथा दूसरे बिंदु की ओरिजिन से दूरी तीसरे बिंदु की ओरिजिन से दूरी के समान है। तो इम्प्लाइज दैट P कामा R भी, यानी पहला और तीसरा बिंदु भी रिलेशन में पाया जाएगा, क्योंकि P की O से दूरी बिंदु R की O से दूरी के समान है। तो हम लोग पहला दूसरा अवयव जो है वह रिलेशन में पाया जा रहा है, दूसरा तीसरा पाया जा रहा है, इम्प्लाई दैट पहला तीसरा पाया जा रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे दिया गया संबंध R क्या है, संक्रमक भी है। तो इस प्रकार रिलेशन जो हमारा है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं दिया गया रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, अर्थात तुल्यता संबंध है। तो हम लोग तुल्यता तक की बात तो अच्छे से कर लिए और विथ प्रूफ अच्छे से देख लिए कि क्यों तुल्यता है। अब तुल्यता संबंध को सत्यापित करने के बाद बिंदुओं के समुच्चय पर तुल्यता संबंध को यह प्रदर्शित कर रहा है दिया गया नियम। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरे में क्या कर रहा है, P इज नॉट इक्वल टू 0 0 P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु। सब लोग इस वाले पार्ट को ध्यान से समझेंगे, इस वाले पार्ट को ध्यान से समझेंगे। अच्छा, P इज नॉट इक्वल टू 0 0 का मतलब क्या है, P इज नॉट इक्वल टू 0 0 का मतलब क्या है P इज नॉट इक्वल टू 0 0 का मतलब ये है कि जो वृत्त का केंद्र है, वह 0,0 है। वृत्त का केंद्र क्या है, 0,0 है, लेकिन जो बिंदु है उसका जो उस बिंदु की जो दूरी है वह ओरिजिन से किसी न किसी यूनिट में है, यानी किसी न किसी इकाई में है। अब वह कितनी भी यूनिट का हो सकता है, 1 यूनिट का हो सकता है, 2 यूनिट का हो सकता है, 3 यूनिट का हो सकता है, 4 यूनिट का हो सकता है, डॉट डॉट। वह जो सर्कल हम आपको प्राप्त होगा वह किसी भी यूनिट का हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग पॉइंट को निरूपित करते हैं तो वह पॉइंट तब कहा जाएगा जब उसमें दो निर्देशांक पाए जाएंगे, एक x वाला और एक y वाला। अब अगर हम लोग इस कंडीशन को P इज नॉट इक्वल टू 0 0 देखें तो हम लोग कहेंगे यह एक ऐसी स्थिति को
निरूपित कर रहा है। यह एक ऐसी स्थिति को निरूपित कर रहा है, यह एक ऐसी स्थिति को निरूपित कर रहा है जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर स्थित है। यह एक ऐसी स्थिति को निरूपित कर रहा है जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर स्थित है, उतनी ही दूरी पर क्या है, स्थित है, जितनी वह बिंदु P से दूर है, जितनी वह बिंदु P से क्या है, दूर है। तो यहाँ P इज नॉट इक्वल टू 0,0 ऐसे बिंदुओं के समुच्चय को निरूपित कर रहा है जिसमें वे बिंदु इसमें शामिल हो रहे हैं या ऐसे बिंदु इसमें प्राप्त किए जा रहे हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर स्थित हैं जितनी कि वह बिंदु P से क्या है, दूर है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो पूरा सेट है उसमें हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है और उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, जितने भी पॉइंट्स की डिस्टेंस है वह ओरिजिन से उतनी है, वह ओरिजिन से उतनी ही है जितनी P की है, जितनी क्या है, P की है। अब इस बात को और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए आपको एक और हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, सो लोग ध्यान से इस बात को समझें। यहाँ पे कह रहा है P नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय। अब ध्यान से सब लोग समझें, P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय। अच्छा, बिंदुओं का समुच्चय मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स यानी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम मान लेते हैं n पॉइंट्स हैं, उसमें एक P भी है, Q मान लेते हैं, R मान लेते हैं, S मान लेते हैं, T मान लेते हैं, डॉट डॉट। अब कह रहा है जितने भी पॉइंट्स हैं, कह रहा है कि उन सभी पॉइंट्स की, उन सभी बिंदुओं की ओरिजिन से दूरी, उन सभी बिंदुओं की ओरिजिन से दूरी बराबर है P की ओरिजिन से दूरी के। उन सभी बिंदुओं की ओरिजिन से दूरी जो है वह बराबर है बिंदु P की ओरिजिन से दूरी। अब अगर हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली देखें, ज्योमेट्रिकली देखें तो ये हमारा मान लेते हैं सर्कल है और इसके सरकमफेरेंस पे बहुत सारे पॉइंट पाए जा रहे हैं, जिसमें एक पॉइंट क्या है, मान लेते हैं P है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, Q है, एक पॉइंट क्या है, R है, एक पॉइंट क्या है, S है, एक पॉइंट क्या है, T है। और इन सभी बिंदुओं की जो ओरिजिन से दूरी है, इन सभी बिंदुओं की जो ओरिजिन से दूरी है वह उतनी ही है या जितनी बिंदु P की ओर से दूरी है। क्यों? क्योंकि यह एक ही सर्कल पे की परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय हैं, अर्थात जितनी डिस्टेंस OP की है उतनी ही डिस्टेंस OQ की है, उतनी ही डिस्टेंस OR की है, उतनी ही डिस्टेंस OS की है, उतनी ही OT की है, और डॉट डॉट जितने भी पॉइंट इस पे लिए जा सकते हैं इसकी परिधि पर, उन सभी बिंदुओं की जो डिस्टेंस है आपस में क्या है, समान है। क्योंकि सभी दूरियां जो हैं यहाँ O से P या O से Q, O से R, O से S, O से T, सभी की सभी उस सर्कल की क्या दिखाई रही हैं, रेडियस दिखाई दे रही हैं, यानी त्रिज्याएं दिखाई दे रही हैं। तो हम कह सकते हैं इस बिंदु P से होकर जाने वाले, इस बिंदु P से होकर जाने वाले यह एक ऐसे वृत्त को निरूपित कर रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि, अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या होने के कारण, त्रिज्या होने के कारण आपस में समान है
त्रिज्या होने के कारण आपस में समान है तथा एक ऐसे वृत्त को निरूपित करती हैं तथा एक ऐसे वृत्त को निरूपित करती हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। तो आई थिंक सब लोग समझ पाए होंगे यहाँ p इज नॉट इक्वल टू 0,0 क्यों कह रहा है, क्योंकि जो भी पॉइंट पाए जाएंगे जो इसके सर्कमफेरेंस पे रहेंगे उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वह 0,0 के अतिरिक्त होंगे, क्योंकि 0,0 यहाँ किसका काम कर रहा है, ओरिजिन का काम कर रहा है, इसीलिए लिया गया है p इज नॉट इक्वल टू 0,0। यानी ऐसे सभी बिंदु जिनका जो निर्देशांक है वह 0,0 के रूप में नहीं है, वह सब उस सर्कल के कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उन सभी पॉइंट्स की दूरियां पी क्यू आर एस टी जैसे हम आपको दिखा दिए, यहाँ आप लोग देख रहे हैं सबकी डिस्टेंस जो ओरिजिन से क्या है, सेम है, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस जो है यहाँ किसका काम कर रही है, रेडियस का। तो हम लोग कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या होने के कारण आपस में समान है तथा एक ऐसे वृत्त को निरूपित करती हैं जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। यह इसका तात्पर्य था। चलो उम्मीद करते हैं अच्छे से सेकंड पार्ट समझ पाए होंगे कि इसमें हम लोगों को क्या करना था। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वह कंप्लीट हो गया। सब लोग इसके सर्कल वाला पार्ट भी बना लेंगे और ये ओपी ओकी ओ आर ओ एस टी रेडियस वाला भी पार्ट बना लेंगे और नीचे ये जो थियरी लिखनी है इसको भी सब लोग लिख लेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग इस वाले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को वीडियो को पीछे करके देखिएगा और कोई भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गंभीरता से आप लोग इसको कॉपी पे अपने लिख लेंगे। तो 11वां क्वेश्चन जानने के बाद हम आ गए अब किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, ए बराबर क्या दिया गया है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, यानी जो रिलेशन आर है सच दैट ए टू ए है और ए क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। और रिलेशन क्या है, आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के क्या है, समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध है। हम लोगों को ये दिखाना है कि ये जो दिया गया संबंध है वह कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और आगे कह रहा है फिर भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, 3, 4, 5 वाले राइट एंगल ट्रायंगल भुजाओं 5, 12, 13 वाले राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है 3, 4, 5 वाले राइट एंगल ट्रायंगल और भुजाओं 5, 12, 13 वाले राइट एंगल ट्रायंगल तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार करके बताइए कि कौन से त्रिभुज आपस में परस्पर संबंधित है। के ऊपर विचार करके बताइए कि कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित हैं, आपस में संबंधित हैं। तो पूरा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सेट ए है जो समस्त त्रिभुजों के समुच्चय को निरूपित कर रहा है और जो रिलेशन है वह सेट ए से सेट ए पे बनाया गया है। और नियम क्या है कि इस नियम में ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 तभी आते हैं जब T1 वाला जो ट्रायंगल है वह T2 के समरूप, अर्थात T1 वाला जो अवयव है T2 के क्या सिमिलर है, समरूप है। तो इस प्रकार हमें पहले सिद्ध कर देना है कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर बताना है कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 हैं, एक दूसरा समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 हैं तथा एक तीसरा समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 हैं। ये त्रिभुज में से कौन कौन से आपस में रिलेट कर रहे हैं, यानी आपस में क्या है, संबंधित हैं, अर्थात आपस में समरूपता की स्थिति प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम लोग इसको लगाते हैं। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले समरूपता के लिए हम लोग पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है, हम लोग 10th में पढ़े थे सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन हम लोग पढ़े थे। सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल T1 और T2 इस प्रकार दिए गए हों कि उनकी संगत भुजाएं, यानी जो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका जो रेशियो होता है वो आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए।
उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग भुजाओं का जो रेशियो है वो आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और हम लोग एक और तरह से जानते हैं कि केवल अगर देखने के आधार पे यानी विजुलाइज करने के आधार पे देखा जाए तो अगर दो आकृतियां इस प्रकार दी गई हैं, जिनकी दो आकृतियां अगर इस प्रकार दी गई हैं जो दिखने में केवल एक जैसी हों, दिखने में कैसी हों, एक जैसी हों, तो जो दिखने में एक जैसी हों, दिखने में एक जैसी हों, दिखने में क्या हों, एक जैसी हों, तो उन्हें भी हम लोग नॉर्मली तौर पे क्या कह देते हैं, सिमिलर फिगर कह देते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल कब होगा, जब दो ऐसी आकृतियां दी गई हों जो ट्रायंगल हो यानी दिखने में क्या हो, एक जैसी हो, तो उनको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं। और नॉर्मली अच्छे लेवल पे है तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो आपस में उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अच्छा बताइए, अगर समस्त त्रिभुजों के समुच्चय से हम कोई भी ट्रायंगल ले लें, कोई भी ट्रायंगल ले लें, जो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दिया गया है, अगर उसमें से हम कोई भी ट्रायंगल ले लें तो वह ट्रायंगल खुद के क्या होगा, उसकी जो शेप होगी यानी वह जो दिखाई देगा वह स्वयं के ही क्या होगा, समरूप होगा। क्यों भाई, कोई भी ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे तो वह स्वयं से आर नियम द्वारा संबंधित होगा, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल स्वयं के क्या होगा, समरूप होगा। तो यह रिफ्लेक्सिव की स्थिति दिखा रहा है, तो हम लोग लिख देंगे, माना कोई स्वेच्छ अवयव T1 बिलोंग्स टू गिवन सेट है। यहाँ गिवन सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब तो हम लोग जब एक अवयव ले लिए तो T1 कामा T1 जो है वह R से बिलोंग करेगा, क्योंकि T1 जो है T1 के समरूप है, T1 जो है वह T1 के क्या है, समरूप है, यानी ट्रायंगल T1 खुद के ही क्या है, समरूप है। तो जब खुद के समरूप है तो कह देंगे इसीलिए दिया गया रिलेशन R हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम लोग सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में हम लोग देख ही रहे हैं, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव, यहाँ स्वेच्छ अवयव के रूप में क्या है, ट्रायंगल। माना कोई दो स्वेच्छ अवयव T1 व T2 इस प्रकार हैं, T1 व T2 इस प्रकार हैं, जहाँ ऑल ऑफ T1 T2 बिलोंग्स टू गिवन सेट, यानी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इस प्रकार हैं कि ऑर्डर्ड पेयर T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। क्योंकि इम्प्लाइज दैट T1 जो है वह T2 के समरूप है, यानी पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या है, समरूप है। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर T2 कामा T1 आल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि अगर T1 T2 के समरूप होगा, T2 भी T1 के क्या है, समरूप है। यानी पहला अगर ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर होगा तो इम्प्लाइज दैट दूसरा भी ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, पहले के। तो इस प्रकार यह सिमेट्रिक भी हो गया, हम लोग कहेंगे इसलिए दिया गया संबंध R क्या है, सिमेट्रिक है। पहली कंडीशन में दिया गया संबंध R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग तीसरे की बात करते हैं। तीसरे की मतलब ट्रांजिटिव की। अब अगर हम लोग ट्रांजिटिव को देखें तो ट्रांजिटिव में तीन अवयव होने चाहिए, यहाँ तीन ट्रायंगल होने चाहिए। तो हम लोग ले रहे हैं, माना कोई तीन स्वेच्छ अवयव T1 T2 तथा T3 बिलोंग्स टू गिवन सेट इस प्रकार हैं। यहाँ गिवन सेट का मतलब लल्ला कौन सा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इस प्रकार हैं कि ऑर्डर्ड पेयर T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, तथा ऑर्डर्ड पेयर T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट T2 T3 के समरूप है। अगर पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा तथा दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा तो इम्प्लाइज दैट पहला भी तीसरे के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट T1 T3 के समरूप है। तो इस प्रकार क्योंकि तीन ट्रायंगल में अगर पहला दूसरे के सिमिलर, दूसरा तीसरे के सिमिलर, तो इम्प्लाइज दैट पहला भी तीसरे के सिमिलर, तो इसका मतलब दिया गया रिलेशन R क्या है, ट्रांजिटिव है। और हम लोग प्रूव कर दिए कि यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो हम लोग इसको अतः क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। इस बात की पुष्टि हो गई, हम लोग प्रूव कर दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन और पूछा है
ये कह रहा है हमसे कि अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बताया गया है जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 हैं। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बताया गया है जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 हैं। और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 हैं। बताना है कौन कौन से त्रिभुज आपस में क्या है, रिलेट कर रहे हैं यानी संबंधित हैं। तो पहला वाला जो राइट है राइट माने चूहा नहीं लल्ला, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड से क्या है 3, 4, 5। दूसरा वाला कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल, इतने चूहे हैं इसमें 5, 12 और 13। और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है जिसकी साइड से क्या है 6, 8 और 10। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर पहले को हम लोग बना लें 3, 4, 5 मान लेते हैं, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, यहाँ 90 है, पाइथागोरस थ्योरम लग जा रहे हैं। यहाँ पे 5 मान लेते हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग एक और ले रहे हैं 6, 8, 10। तो इस प्रकार हम लोग तीनों राइट एंगल ट्रायंगल दिखा दिए। अब ये कौन किससे संबंधित है हम लोग जानने के लिए दो की कंपैरिजन करते हैं, पहले दूसरे की, फिर दूसरे तीसरे की, और फिर पहले तीसरे की। हम लोग जो पहले दूसरे की, दूसरे तीसरे की और पहले तीसरे की कंपैरिजन करेंगे और जो साइड्स दिया गया उनका रेशियो ले लेंगे। जहाँ पे जिन दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो सेम आ जाएगा वे आपस में रिलेट करेंगे यानी संबंधित होंगे, और जिनका रेशियो समान नहीं आएगा वे संबंधित नहीं होंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन करते हैं, उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है। यहाँ 3, यहाँ 5 तो हो जाएगा 3/5। यहाँ दूसरी 4, यहाँ 12, 4/12। और यहाँ पे तीसरी 5, यहाँ पे 13, 5/13। हम लोग देख रहे हैं इनका रेशियो आपस में बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 3/5 इज नॉट इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 5/13। तो पहला और दूसरा तो आपस में रिलेट नहीं कर रहा, आपस में संबंधित नहीं है, क्योंकि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग रेशियोज का जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो उससे इक्वल नहीं है। अब हम लोग सेकंड एंड थर्ड की कंपैरिजन करते हैं। इसमें 5, इसमें 6, इसमें 12, इसमें 8, इसमें 13, इसमें 10। क्या ये बराबर आएगा? ये भी नहीं आएगा। 5/6 इज नॉट इक्वल टू 3/2 इज नॉट इक्वल टू 13/10। तो ये वाला भी आपस में रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके भी साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। अब हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड की कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट में क्या है 3, इसमें क्या है 6, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 8, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 10। और इस बार इक्वल हो गया 1/2, 1/2, 1/2। तो इस प्रकार इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि साइड्स का रेशियो सेम है, इक्वल है, इसलिए ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो पूछा था कौन कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित हैं, तो पहला वाला जो है राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं T1, और तीसरा वाला यानी T3, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं यानी आपस में रिलेट कर रहे हैं, इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सब लोग अच्छे से इस पूरे सॉल्यूशन को देखेंगे कि पहला दूसरा नहीं कर रहा है, दूसरा तीसरा नहीं कर रहा है, लेकिन पहला तीसरा कर रहा है, क्योंकि उनके साइड्स का जो रेशियो है आपस में क्या है, बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझ में आ गया होगा, और कौन किससे रिलेट कर रहा है आप लोग इस वाली बात को भी बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 था वह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, अब की ए बराबर क्या है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय। ए जो है हमारा समस्त बहुभुजों का समुच्चय यानी सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब कह रहा है इसके ऊपर एक संबंध बनाया गया है R बराबर, और संबंध क्या है, ऑर्डर्ड पेयर P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है के द्वारा परिभाषित है। दिखाइए कि यह एक तुल्यता संबंध है। जो रिलेशन दिया गया हमें सिद्ध करना है कि यह कैसा है, तुल्यता संबंध है। फिर आगे कह रहा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए।
3 4 5, 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित, भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित, समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी, समुच्चय ए के सभी, समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय, सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। सब लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए कि जो हमारा सेट दिया गया है, सेट ए, वह क्या दिया गया है। हमारा जो सेट है वह समस्त बहुभुजों के समुच्चय के ऊपर डिफाइन किया गया है। और रिलेशन आर नियम क्या दिया गया है, P1 P2 से तभी रिलेट कर रहा है जब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो हमें दिखाना है एक तुल्यता संबंध। और फिर कह रहा है कि 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की हम लोग जांच करते हैं। तो स्वतुल्य तो हो ही जाएगा। हम लोग मान लेंगे, माना कोई स्वेच्छ अवयव P बिलोंग्स टू समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समस्त बहुभुजों के समुच्चय से हम लोग इसको बिलोंग करा दे रहे हैं। और अगर हम लोग माना कोई स्वेच्छ अवयव P बिलोंग्स टू समस्त बहुभुजों के समुच्चय से ले रहे हैं तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, P कॉमा P R से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि P तथा P की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। अर्थात किसी भी दिए गए अवयव P में, अर्थात किसी पॉलीगन में जितनी भुजाएं होंगी उसकी भुजाएं आर नियम द्वारा स्वयं से क्या है, संबंधित है, क्योंकि भुजाओं की संख्या समान है। लिख देंगे इसीलिए दिया गया संबंध आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम लोग किसकी बात करें, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हम लोग लिख देंगे, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव P1 तथा P2 इस प्रकार है कि ऑर्डर्ड पेयर P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। हम लोग दो अवयव P1 और P2 बहुभुज के रूप में इस प्रकार ले रहे हैं, दो पॉलीगन इस प्रकार ले रहे हैं कि उनकी आपस में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो ऑर्डर्ड पेयर P1 कामा P2 R से बिलोंग करेगा। इसी कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर P2 कामा P1 भी R से बिलोंग कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर P1 पॉलीगन के साइड्स के नंबर P2 के साइड्स के नंबर के सेम है तो उल्टा भी सही होगा, P2 P1 भी आपस में समान होंगे, उनकी भुजाओं की लंबाई। तो P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो P1 P2 R से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट P2 P1 कर रहा है, इसलिए दिया गया संबंध R क्या है, सममित भी है। तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, संक्रमक की। संक्रमक मतलब ट्रांजिटिव की। अब की हम लोग मान लेते हैं, माना कोई तीन स्वेच्छ अवयव P1 P2 तथा P3 बिलोंग्स टू गिवन सेट इस प्रकार है। जो समस्त बहुभुजों का समुच्चय है उससे हम लोग ले लिए तीन एलिमेंट P1 P2 P3 इस प्रकार है कि ऑर्डर्ड पेयर P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा ऑर्डर्ड पेयर P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि इम्प्लाइज दैट P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है, की भुजाओं की संख्या समान है।
यानी पहले अवयव की अर्थात पहले पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स दूसरे वाले पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स के बराबर है तथा दूसरे वाले पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स तीसरे वाले पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स के बराबर है। तो पहला पॉलीगन के साइड्स का नंबर दूसरे के बराबर, दूसरे का तीसरे के बराबर, तो डेफिनेट सी बात है इम्प्लाइज दैट P1, P3 आल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो इस प्रकार दिया गया संबंध क्या है? संक्रमक है। और अगर दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रमक तीनों है तो हम लोग लिख सकते हैं दिया गया संबंध क्या है? तुल्यता है, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये बात क्या हो गई? प्रूफ हो गई। तो इस प्रकार हम लोग प्रूव कर दिए कि इस कंडीशन में जो दिया गया संबंध था वह एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और क्या है? संक्रमक भी है। अब हम लोग दूसरे वाले पार्ट पे इसके आते हैं। सब लोग दूसरे वाले पार्ट को ध्यान से समझेंगे। दूसरा कह रहा है भुजाओं की लंबाइयां 3, 4, 5 है। भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए सब लोग ध्यान से, हम लोग जनरली जानते हैं बहुभुज जो है उसका मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है। अच्छा, एक भुजा वाला कोई बहुभुज नहीं होता है और जनरली 2 भुजा वाला भी कोई बहुभुज नहीं होता है, क्योंकि इससे कोई प्रॉपर मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल फिगर प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई एक भुजा रहेगी तो उसको हम लोग रेखा कह देंगे या किरण कह देंगे, नॉर्मली रेखा कह देते हैं। और 2 रहेगी तो वहाँ से भी हमारे पास कोई प्रॉपर मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं प्राप्त होती है। तो चाहे एक भुजा रहे तभी भी हम लोग बहुभुज नहीं कहेंगे, चाहे 2 भुजा रहे तभी भी हम लोग बहुभुज नहीं कहते हैं, क्योंकि इससे किसी भी मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल फिगर का निर्माण नहीं हो पाता है। सबसे पहला जो मैथमेटिकल फिगर हमें ज्योमेट्रिकल प्राप्त होता है वो हमें ट्रायंगल प्राप्त होता है और इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3। तो अगर आपसे जनरली कोई बहुभुज के बारे में पूछेगा तो आप कहेंगे ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड के द्वारा अगर देखा जाए या मैथमेटिकली देखा जाए तो जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं उन सभी आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज। 3 या 3 से अधिक। 3 रहेगा तो ट्रायंगल हो जाएगा, 4 रहेगा तो कोई क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, 5 रहेगा पेंटागन हो जाएगा, 6 रहेगा हेक्सागन हो जाएगा, हेप्टागन हो जाएगा, ऑक्टागन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाइए। तो हमारी शुरुआत जो पॉलीगन की होती है वो एक्चुअली कहाँ से होती है? ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इसी तरह बढ़ता जाता है। तो ये हो गई बहुभुज की जानकारी। आपको बहुभुज के बारे में हम थोड़ा सा बता दिए इस सवाल में। अब हमसे कह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वालों, अगर 3, 4, 5 लंबाई की भुजा हम लोग ले लें तो हमको एक ट्रायंगल तो प्राप्त होगा, लेकिन इसमें क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय फॉलो हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो कह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय बताइए। अब अगर यहाँ पे हम लोग 3, 4, 5 से देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्राप्त हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त हो रहा है, तो इससे संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय बताना है। अब अच्छा, ये अपने आप में समकोण त्रिभुज है, तो इससे संबंधित जितने भी त्रिभुज होंगे, या मान लो एक ऐसा है जो खिलाड़ी है, तो खिलाड़ियों के जो दोस्त होते हैं मैक्सिमम वो भी खिलाड़ी होते हैं। जो एक्टर्स के फ्रेंड्स होते हैं उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो उसी टाइप का होता है। यानी जो जिस प्रोफेशन में काम कर रहा होता है, चोरों का जो पूरा झुंड होता है, पूरा उनके दोस्त होते हैं वो भी उसी लेवल के होते हैं, तगड़े तगड़े। तो यहाँ पे उसी तरह अगर 3, 4, 5 से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसका जो फ्रेंड सर्कल होगा, अर्थात इस लंबाई वाले भुजाओं के समकोण त्रिभुज से संबंधित करे जितने भी ट्रायंगल होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल ही होंगे। लेकिन जो हमारा दिया गया है ए जो दिया गया है वह क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। और इस सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स में ही सेट ऑफ ट्रायंगल भी आता है, सेट ऑफ ट्रायंगल भी आता है, सही कि नहीं? पॉलीगन में 3 भुजा वाले, 4 भुजा वाले, 5 भुजा वाले, 6 भुजा वाले सभी शामिल होंगे। उसमें से एक क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल होगा। और उस सेट ऑफ ट्रायंगल में भी एक होगा सेट ऑफ राइट एंगल
ट्रायंगल। चलो ध्यान से, सबसे पहले सेट ए दिया है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, और सेट ऑफ ऑल पॉलीगन में सेट ऑफ ट्रायंगल होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल में भी क्या होगा, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमसे कह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे इसी गुणधर्म या प्रकृति वाले सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय बहुभुजों के समुच्चय के अंतर्गत आता है। सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय बहुभुज के समुच्चय के अंतर्गत आता है। अर्थात जिस प्रकार से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे संबंधित सारे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे इसी गुणधर्म वाले सभी जो समकोण त्रिभुज होंगे, समुच्चय होंगे, वह बहुभुज के समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वह भी अपने आप में एक पॉलीगन होगा, और वह पॉलीगन किस वाले सेट से बिलोंग करेगा, ऑल सेट ऑफ पॉलीगन से बिलोंग करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कंसेप्ट आप लिख लेंगे, इसी गुणधर्म या प्रकृति वाले सभी समकोण त्रिभुज का समुच्चय बहुभुजों के समुच्चय के अंतर्गत आता है। कैसा सीक्वेंस जा रहा है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पहले किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ट्रायंगल से, और सेट ऑफ ट्रायंगल किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन से। तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल डायरेक्टली किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन से। उसी बात को हिंदी में लिख दिया गया है कि इसी गुणधर्म या प्रकृति वाले सभी समकोण त्रिभुज का समुच्चय बहुभुजों के समुच्चय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसकी सारी बातों को सर अपने नोट्स पे अच्छे से लिख डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिए। हम लोग अभी इस वाली प्रश्नावली में 1.1 में केवल हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उन 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर टाइम बचेगी तो हम लोग अगले वाले में कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे, अगर नहीं मिलेगी फिर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से कंसेप्ट की क्लासेस फिर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कंपोजिशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और कंपोजिशन निकालना रिलेशन का सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। सब लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा भी आने वाली है। तो बोर्ड परीक्षा से संबंधित बातें और उससे संबंधित बहुत सारी नई नई चीज़ें आपके पास भेजी जाएंगी। और जो लोग अभी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं फरवरी में, वे लोग भी टेलीग्राम ग्रुप को देखते रहें, क्योंकि उनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजी जाएंगी समय समय पे बोर्ड परीक्षा के पहले तक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिख डालिएगा अपने नोट्स पे, सबकी प्रैक्टिस कर डालिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।